तो टेक्निकल एनालिसिस को हम स्टार्ट करते हैं। जब हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो उसमें कुछ हम अपने कोर्स की बात करते हैं। तो वो स्टार्ट होता है बेसिक ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग से, बेसिक ऑफ फॉरेक्स मार्केट से। ठीक है, उसके बाद हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन ब्रोकर। उसके बाद MT5 क्या होता है, MT5 की सेटिंग क्या होती है, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, जो हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी सेकंड क्लास है। फिर फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। ये कुछ ये है समझना हमारे कोर्स का पार्ट। सही है। और क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, ये हमारी फोर्थ क्लास कह सकते हैं इसकी, यानी 4 क्लास बाकी हैं, इस क्लास के पास 3 क्लास बाकी हैं। तो क्योंकि शॉर्ट टाइम है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ कवर करूं। और एक फिजिकल मीटअप भी हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें मैं कॉल भी कर लूंगा कम्युनिटी में कि कराची में आफ्टर ईद जो है वो हमें फिजिकल मीटअप प्लान करते हैं, ताकि आप लोगों के साथ हम क्वेश्चन आंसर सेशंस उसमें कर सकें। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें प्राइस एक्शन एनालिसिस है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है, इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ICT है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है। ये काफ़ी सारे जो है वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट आती है वैसे न्यू कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग अलग है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आते रहते हैं मार्केट में। लेकिन जो सबकी बेस है, ठीक है, जो बुनियाद है, वो प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन अगर आपने समझ लिया तो आप सारे एडवांस चीज़ों को समझ लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन आपने नहीं समझा और डायरेक्टली किसी एक एडवांस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो जब आप उसमें फेल होते हैं कहीं भी जाके, तो फिर आप वहाँ पे आपको जो है वो रिकवर नहीं कर पाते। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन चाहिए होता है। तो प्राइस एक्शन की ये अहमियत है। प्राइस एक्शन एक पावरफुल टेक्निक है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। इसमें हम मार्केट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से, और बेटर डिसीजन लेते हैं, और इंडिकेटर्स पे रिलाय नहीं करते। अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको इंडिकेटर्स पे रिलाय करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आवाज़ स्लो है। चलो मैं कोशिश करता हूँ कि आवाज़ सही आए। हम इसमें टेक्निकल एनालिसिस में किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे? प्राइस एक्शन एनालिसिस के मार्केट को किस तरह से रीड करना है, और प्राइस मूवमेंट को जानना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करेंगे, की जोन्स को। ठीक है, ताकि हम अपनी एंट्रीज एंड एग्जिट को जान सकें कि इंटर कहाँ होना है मार्केट में, और एग्जिट कहाँ होना है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स ऐसे हैं जो आपको एंट्री लेवल भी बताते हैं, साथ में एग्जिट भी बताते हैं। एग्जिट इन इन टर्म्स ऑफ टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस। कैंडलस्टिक पैटर्न अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट की साइकोलॉजी को थ्रू कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक में काफी सारे पैटर्न्स बनते हैं जो मार्केट की साइकोलॉजी को, बायर्स के बिहेवियर को, यानी बायर स्ट्रांग है वीक है, सेलर्स स्ट्रांग है वीक है, इस इन चीजों को, और एक मोमेंटम शिफ्ट के मार्केट जो है वो बेयरिश थी और वहां से मार्केट जो है वो अब बुलिश में रिवर्सल आ रहा है। इस रिवर्सल को और ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को, इन सब चीज़ों को कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए समझा जाता है। ठीक है, कैंडलस्टिक्स बताती हैं कि बायर्स स्ट्रांग है या वीक है, और ट्रेंड जो है वो रिवर्स यहाँ से होने के कितने चांसेस हैं, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन के कितने चांसेस हैं। तो प्राइस एक्शन में हम ट्रेंड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स को समझते हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो मूविंग एवरेज को अगर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो हमारा जो है वो प्राइस एक्शन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इस क्लास में मार्केट मास्टर करेंगे मार्केट की मूवमेंट को विदाउट कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर, इंप्रूव करेंगे अपने एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग को। ठीक है, कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि सर SL कहाँ पे लगाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा। तो एक्सएल मीन्स एग्जिट। ठीक है, TP मीन्स एग्जिट। ठीक है। अच्छा,
स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे ताकि हम इस एडवांस स्ट्रेटजीज, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए वो समझ सकें। ठीक है, कोई भी एडवांस कॉन्सेप्ट आप विदाउट बेसिक फाउंडेशन, बेसिक नॉलेज के आप नहीं समझ सकेंगे। और यूट्यूब पे एडवांस चीज़ें बहुत हैं, सही है, आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप उसको पिक ही नहीं कर सकेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी वो चीज़ें। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे और कैंडलस्टिक पैटर्न को भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। तो प्राइस एक्शन, मूवमेंट ऑफ अ सिक्योरिटी प्राइस। सिक्योरिटी प्राइस मतलब, सिक्योरिटी मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब करेंसीज, स्टॉक, कमोडिटीज, इंडेक्स एंड क्रिप्टो। तो ये प्राइस एक्शन एक मोस्ट इफेक्टिव ट्रेडिंग मेथड है क्योंकि ये रियल टाइम प्राइस मूवमेंट को बताता है। कि रियल टाइम प्राइस मूवमेंट आपको पता चल रही होगी प्राइस एक्शन से, बनिस्बत इसके कि आपको कोई इंडिकेटर हो जो इंडिकेट कर रहा हो कि यहाँ से बाय ले, यहाँ से सेल है। तो ये आपने प्राइस एक्शन की, मार्केट की जो प्राइस मूवमेंट है उसको रियल टाइम में आप जान सकते हैं कि आगे प्राइस कहाँ मूव कर सकती है बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। ठीक है, और सलाम रशीद। अच्छा, की कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में मार्केट स्ट्रक्चर को जानते हैं। लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने बताया था प्राइस ट्रेंड्स के बारे में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मूवमेंट। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर से ही अपने टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट किया था। ठीक है, और हमने कुछ फेक आउट एंड ब्रेकआउट की भी बात की थी, तो अब हम चार्ट में देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट में तीन किस्म के, तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं, बेयरिश और बुलिश। सही है, बेयरिश, बुलिश एंड साइडवेज। तो अगर इस चार्ट को हम छोटा करते हैं तो ये हमें ये पता चलता है जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएस डॉलर। अगर हम इसको देखते हैं यहाँ से, सही है, तो ये क्या डेट आ रही है, सितंबर 2024। सही है, सितंबर 2024 से लेके अब तक यानी लास्ट 6 मंथ ये है बेरिश, बेरिश। सही है, कब तक, ये आ रहा है जनवरी, मिड ऑफ जन मिड ऑफ जनवरी 2025 तक। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जीबीपी यूएसडी की लास्ट 6 मंथ का आप बताएं कि क्या प्राइस मूवमेंट थी, तो आप चार्ट को देख के ट्रेंड अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि सितंबर 2024 से लेके, बल्कि यहाँ से हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से ये डेट आ रही है। हाँ, सितंबर 2024 से लेके जनवरी, मिड ऑफ जनवरी 2025 तक ये बेरिश ट्रेंड में था, जीबीपी यूएसडी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएसडी। ठीक है, लेकिन उसके बाद से ये मिड ऑफ जनवरी से लेके मिड ऑफ मार्च तक 2 महीने हो गए ये बुलिश है। ठीक है, तो अब आप ये, आपने ये देखना है कि जिस चार्ट को, जो इस तरह से एक वक्त में था जिसको देख के आप कुछ नहीं बता सकते थे, अब क्या हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को बता सकेंगे। ठीक है, ये इसी को कहते हैं कि नॉलेज आप जो है वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्हीं चीज़ों की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आप फिर लाइफ टाइम याद रहेगी आपको। ठीक है? तो अगर हम जीबीपी यूएसडी की एनालिसिस करते हैं लास्ट 8 मंथ की, तो हमें पता चलता है कि सितंबर 2024 से लेके मिड ऑफ जनवरी 2025 तक ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस यूएसडी क्या था, बेरिश था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पाउंड्स
जो है वो वीक हो रहा था डॉलर के मुकाबले में। ठीक है, पाउंड जो है वो वीक हो रहा था डॉलर के मुकाबले में। अगर पहले 1 डॉलर लेने के लिए, 1 डॉलर लेने के लिए आपको कितने, 1 पाउंड लेने के लिए आपको 1.34, 1.34 कर लेते हैं, $1.34 देने पड़ेंगे। भैया अब प्राइस को भी समझ लें कि प्राइस का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज प्राइस का मतलब क्या होता है। सितंबर 2025 में, तो 2024 में आपको अगर 1 ब्रिटिश पाउंड लेना था तो आपको कितने डॉलर देने पड़ते हैं, 1.34। सही है। और यही चीज़ अक्टूबर में 1 महीने बाद अगर हम देखते हैं, 25 अक्टूबर, ठीक है, बिल्कुल 1 महीने बाद क्या हुआ कि अब आपको जो 1 पाउंड लेने के लिए डॉलर देने पड़ रहे हैं वो है 1.29, 1.29, पहले तो 1.34, 1.29। इट्स मीन ब्रिटिश पाउंड जो है वो डॉलर के मुकाबले में गिरा है। ये ब्रिटिश पाउंड की जो एक्सचेंज रेट है वो जो है वो कम हुआ है। सही है। ये मजीद क्या हो रहा है कि गिरता जा रहा है, ब्रिटिश पाउंड जो है वो डॉलर के मुकाबले में गिरता जा रहा है। और अब आपको कम डॉलर देने पड़ रहे हैं 1 ब्रिटिश पाउंड लेने के लिए, पहले ज़्यादा देने पड़ते। ठीक है। और ऐसा होते होते आपके पास, यहाँ पे अगर बात करें हम जनवरी के मिड की, तो पता ये चलता है कि अब हमें 1.21, कहाँ 1.34, कहाँ 1.21, इतने डॉलर देने होंगे 1 ब्रिटिश पाउंड को लेने के लिए। इस चार्ट को हम डे 1 पे करते हैं, डे 1 पे करते हैं, और हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा सिनेरियो है जिसमें ये दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि 1.01, हाँ ये सही है, ये 1.03 है। ठीक है, कब किया था यहाँ पे, सितंबर 2022। अगर मजीद नीचे ले आते, ये देखिए 1 हो गया, 1.00 हो गया। इट्स मीन ये वो प्राइस है कि जहाँ पे अगर पाउंड आता है, GBP USD, तो इट्स मीन के इक्वल हो जाएंगे। आप 1 डॉलर दे के 1 पाउंड ले सकते हैं, 1 पाउंड दे के 1 डॉलर ले सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, प्राइस एक्शन, जिसको हम जानते हैं। जब हम वापसी आ जाते हैं 4 आवर के डे 1 पे, तो ये क्या था, ट्रेंड, कि आप ट्रेंड को एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। सही है। इसी तरह से साथ में हम यहाँ पे लगा लेते हैं ट्रेंड लाइन, जो कि कैसे लगती है मैं आपको बता, यहाँ से आपने ये ट्रेंड लाइन पिक की और ये आपने एक ट्रेंड लाइन बना दी। सही है, तो आपकी एक ट्रेंड लाइन बन गई। अब ये था बेयरिश, जब बेयरिश मार्केट थी और यहाँ पे आके एक रिवर्सल देखने को मिला है कि मार्केट मजीद बेयरिश नहीं है, यानी लोअर लो नहीं बना रही, बल्कि यहाँ से एक रिवर्सल आया और मार्केट ने बेयरिश जो एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। सही, ब्रेक कर दिया। जैसे ही आपको पता चला है कि ब्रेक कर दिया और ट्रेंड जो है वो रिवर्सल हो गया है, तो आपके पास बाय की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, और अगर आप बाय करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। कब तक, जब तक मार्केट बुलिश में है, जब तक बुलिश ट्रेंड है, जब तक आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल रही है GBP की अगेंस्ट USD, पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है GBP पे, पॉजिटिव न्यूज आ रही है, ग्रोथ हो रही है, तब तक ये बुलिश रहेगा। और आप उसमें जो है वो लो प्राइस पे बाय करके, एवरी लो प्राइस पे बाय करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाते जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ किसकी, ट्रेंड की, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सेम एज इट इज यहाँ पे देखें, उसके साथ भी है यूरो USD। यूरो USD भी जो है वो बेयरिश ट्रेंड में था। ये मैं समझा रहा हूँ आपको, देखिए बुलिश ट्रेंड जो होता है उसकी क्या, कैसे हमें पता चलता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड किस वक्त चेंज हो रहा है। सही है, क्योंकि जिस टाइम पे ट्रेंड रिवर्सल होता है, उस टाइम पे अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
तो आपके पास एक अच्छा मूव होता है, जो आप आगे अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। ठीक है। ये ऐसा ही है कि कोई भी एक ब्रांड मार्केट में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बकरीद का सीजन होगा 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड होता है, बिजनेस भी इसमें होता है और एक रिलीजियस फेस्टिवल भी। लेकिन जो लोग इसको पहले पिक कर लेते हैं, वो अभी भी जा रहे होंगे और रमजान से पहले भी जा रहे होंगे, और अपने जो है वो जानवर लेकर आ रहे होंगे, ताकि जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट बनाए। तो ये क्या है, ये ट्रेंड है। जैसे ही उन वो ट्रेंड में जितनी जल्दी जो एंटर होगा, उतना ज़्यादा उसको जो है वो प्राइस कम मिलेगी। उतना ज़्यादा उसको क्या मिलेगी, प्राइस कम मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रेंड उस तरफ बढ़ता रहेगा, सही है, तो उसकी वजह से क्या होगी कि प्राइस भी बढ़ती रहेगी और आपको जो है वो प्रॉफिट मार्जिन पे कम होगा। लेकिन अगर आप जिस वक्त ट्रेंड होता है उसमें राइट राइट टाइम पे ट्रेंड में एंटर हो जाते हैं, तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉफिट जनरेट करने की। सही है। तो इस तरह से ये मूव करती है प्राइस। सही है, हो सकता है मार्केट ने नेक्स्ट इस लेवल पे जाना हो। सही है, ये एक समझ लें एक इवेंट हो जहाँ तक मार्केट ने जाना है। तो आप जितनी जल्दी इसमें एंटर हो जाएंगे, उतनी अच्छी राइड आप ले सकेंगे। क्लियर है। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ट्रेंड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइडेंटिफाई करने के लिए बुलिश ट्रेंड की बात करते हैं कि बुलिश ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहली चीज, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज क्या होती है कि आपने देखना होता है कि अगर आप बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपके जो अ, उससे पहले का ट्रेंड हो, वो एक बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए। सही है, यानी मार्केट बेयरिश ट्रेंड में होनी चाहिए एक अच्छे टाइम तक। एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए उससे पहले। तो अगर हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं, तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड था। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज ये है कि उस ट्रेंड का रिवर्सल होना चाहिए। रिवर्सल में कुछ चीजें हैं, या तो आपके पास यहाँ पे इस पोजीशन पे जहाँ से मार्केट ने, अच्छा एक और चीज ये है कि जब मार्केट लोअर लो बना रही है, लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो हाई, लोअर लो, इस तरह से बना रही है, तो अब मार्केट जो है वो नेक्स्ट हाई बना के नेक्स्ट लो की तरफ नहीं जा रही। तो ये सेकंड चीज हो गई कि आपने देखा कि मार्केट में जो लोअर लो बन रहे थे, वो अब नहीं बन रहे। सही है। तीसरी चीज, जो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन बोलते हैं इसको। और जब इसके साथ ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। तो आप जो आपने जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ की है, अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है, तो भी ये तीसरी चीज हो गई। ठीक है, पहली चीज कि उससे पहले ट्रेंड रिवर्सल पे से पहले एक बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। दूसरी चीज, जब मार्केट लोअर लो बना रही थी तो अब वो लोअर लो उसने नहीं बनाया, बल्कि हाई बना के वो नेक्स्ट लो बनाने के बजाय वो उसने उस हाई को ब्रेक कर दिया। तीसरी चीज, ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आपने लगाई है, इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को भी इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सही है। और उसके बाद ये 3-4 चीजें होती है जिससे आपको पता चलता है ट्रेंड रिवर्सल हो गया। जो जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, और ये वाली जो चीज है इसको कहते हैं, साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ जो चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो वो फिर आगे के लिए सपोर्ट का काम करती है। वही जो है वो क्या बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है। रेजिस्टेंस वो होती है जहाँ से मार्केट को एक रुकावट मिल रही होती है, एक रेजिस्टेंस मिल रही होती है। सपोर्ट वो होती है जहाँ से मार्केट जो है वो सपोर्ट ड्रॉ सपोर्ट मिल रही होती है, यानी जहाँ से मार्केट उठ रही होती है। तो यहाँ पे जो ये चीज हुई है, ये इसको कहते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यानी पहले जो प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो जो लेवल
अब वही जो है वो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बिकम वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सी चीज होती है इसमें कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब आपने ये चार चीजें देख ली कि रेजिस्टेंस तो ब्रेक हो गई, अब आप रीटेस्ट का वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करती है तो रीटेस्ट करने के बाद या तो वो इस ट्रेंड लाइन के अंदर एंटर हो जाएगी अगेन एंड नया लो बनाएगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन और अगर वाकई में अगर बुलिश ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये बुलिश रिवर्सल नहीं था, लेकिन कोई ऐसी न्यूज़ थी फंडामेंटल जिसकी वजह से जीबीपी बहुत यूरो जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया डॉलर के अगेंस्ट। सही है, लेकिन उसके बाद उसका मोमेंटम जो है वो लूज हो गया और वो अगेन बेयरिश ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। इस सूरत में ये प्राइस यहाँ से आके नीचे अगला लो भी बना सकती है। लेकिन अगर प्राइस वाकई में रिवर्सल हुआ है, कोई ऐसे फैक्टर्स थे जो कि यूरो को स्ट्रॉन्ग करते हैं डॉलर के मुकाबले में, और उन फैक्टर्स ने अगले कुछ अरसे तक रहना है, कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक, तो इट्स मीन ये क्या होगा, एक रिवर्सल होगा। सही है, डॉलर एंड यूरो। सही है, अब मिसाल के तौर पे देखते फंडामेंटल को देखते हैं। ये तो हो गया टेक्निकल, कि टेक्निकल में ट्रेंड अगर रिवर्स होता है तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये तो हो गया फंडामेंटल, तो टेक्निकल। अब हम बात करते हैं फंडामेंटली कैसी चीजें बताती है कि ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है। सही है, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को देखना होगा, न्यूज़ेस को देखना होगा। जिस करेंसी पे आप काम कर रहे हैं, अगर यूरो पे, तो यूरो के जितने ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं यूरोप के, जिन जिन जिनके डिसीजंस, जिनकी न्यूज़ से अरसलान रशीद को ऐड कर लें। देखें, अरसलान रशीद को मैं ऐड कर लेता हूँ, ये मार्क उन्होंने लगाया है जो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, लाइफ टाइम हमारे साथ चलेगा। तो ये जो है वो बाय मिस्टेक किया, तो ठीक है, मैं ऐड कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे आ नहीं रही रिक्वेस्ट। तो बोले ज्वाइन करने हैं, मैंने तो हाँ, लेकिन मेरे पास ऐड करने का ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा। आप उनको लिंक दें, उनको क्या अगेन ज्वाइन करना है, और मैंने ओपन किया हुआ है इसमें, तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, बस ये डिस्टरबेंस होती है, मैं चाहता हूँ डिस्टरबेंस नहीं आए, वरना मोमेंटम जो है वो खराब हो जाता है क्लास में। अच्छा, फंडामेंटल, तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकली तो हमने चार्ट को एनालाइज कर लिया और ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। सही है, अब आप देखेंगे दूसरे चार्ट्स में जाके कि किस में ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है। तो उसको हमने अगर जल्दी पिक कर लिया और हम एंटर हो गए उस ट्रेंड में, तो जब तक वो ट्रेंड रहेगा तब तक हम एक अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। और ये एक नॉर्मल सिनेरियो है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक नई चीज़ है। ये हर बिजनेस में, हर मार्केट में ऐसे ही होता है। ठीक है, अभी रमज़ान का मंथ है, तो ये भी एक सीज़न है। ठीक है, तो इसकी पे जो लोग इसमें बिजनेस करते हैं वो इसमें इस पे 2-3 महीने पहले से वर्क कर रहे होंगे, ना कि रमज़ान में। हो सकता है कुछ लोग 4 महीने पहले से वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो लेकिन इसी तरह से जिस जो भी ट्रेंड होता है उसमें आप जितनी जल्दी इंटर हो जाते हैं उतना ज़्यादा आपके पास आगे अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉफिट जनरेट करने की। अब हम देखते हैं फिजिकल फंडामेंटली हम इसको किस तरह से देखेंगे। सही है, तो फंडामेंटल में अगर हम आ जाते हैं और आप यूरो यूएसडी पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको बताती हैं फंडामेंटल उन करेंसीज और चीज़ों के बारे में। अब बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाने से बेहतर है आप एक से स्टार्ट करें, वो है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, इस वक्त फॉरेक्स फैक्ट्री पे 6,860 ट्रेडर्स ऑनलाइन है, जबकि सैटरडे मार्केट क्लोज है। उसके अलावा उसके बावजूद 6,860 ट्रेडर्स ऑनलाइन है और अपनी एनालिसिस कर रहे हैं नेक्स्ट वीक की। ठीक है, इसमें सबसे पहले जब आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे आते हैं तो आपने देखना होता है कि ये टाइम है ये आपके हिसाब से है या नहीं है। ठीक है, 3:13 हो रहे हैं अभी, बिल्कुल सही है। और जो है वो ये आपने देखना होता है ताकि न्यूज़ भी उस हिसाब से आए।
फिर यहाँ पे देखिए फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर में लगा देता हूँ पहले कंप्लीट। ठीक है, ये फिल्टर आ गया। यहाँ पे आपके पास तीन तरह की न्यूज़ेस शो हो रही हैं। एक है रेड जो कि हाई इम्पैक्ट होती है, ये ऑरेंज जो कि मीडियम इम्पैक्ट होती है, और येलो जो कि लो इम्पैक्ट होती है। अब हम बात कर रहे हैं यूरो यूएसडी की, तो हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं हाई इम्पैक्ट पे कि हमें सिर्फ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखनी है, यूएसडी देखना है और यूरो देखना है। ये फिल्टर लगा देंगे तो आपके पास यहाँ पे यूरो यूएसडी, यूरो और यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ेस आ जाएंगी। अब हमें ये पता चल रहा है कि नेक्स्ट वीक में यूरो की कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं, लेकिन डॉलर की है। सही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात हाई इम्पैक्ट न्यूज़। कब कब है? 18 मार्च को नहीं है, 19 को है, 20 को है। सही है। और ये बहुत काफ़ी जो है वो बड़ी न्यूज़ है, खासतौर पे ये एफओएमसी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस पर मार्केट बहुत ज़्यादा मूव करती है। ठीक है, और आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं अगर आप इसको सही से अंडरस्टैंड करते हैं तो। एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये है फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का है वो डिपार्टमेंट है, यानी सोर्स फेडरल रिजर्व की ये कॉन्फ्रेंस है। ठीक है, और कौन करेगा इसको? चेयर। हाँ, चेयर फेडरल रिजर्व के जो एक चेयर पर्सन है वो करेंगे, स्पीकर है फेड चेयर पावर, उनका नाम है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम न्यूज़ेस को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है फॉर एग्जांपल इन न्यूज़ेस को देख के डॉलर की, कि डॉलर वीक हो रहा है। ठीक है, तो इट्स मीन डॉलर वीक होगा तो यूरो जो है वो उसके अगेंस्ट में स्ट्रांग होगा। या हमें न्यूज़ेस से पता चलता है कि डॉलर यूरो जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो इट्स मीन जो है वो हम देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी यूरो में। तो ये है फंडामेंटल एनालिसिस, लेकिन हम क्योंकि अपने टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसी पे रहते हैं अभी। सही है। बात नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि जिससे आप ट्रेंड के रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसमें एंटर होके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब ये इसकी बात कर लेते हैं, चले। ये कौन सा चार्ट है? यूरो यूएसडी जेपीवाई। ठीक है, चलो इसको हम जो है वो एनालाइज करते हैं ट्रेंड की बेस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आवर का, 1 आवर का चार्ट है ये, 4 आवर पे देखते हैं। 4 आवर, हाँ 4 आवर पे बहुत अच्छा क्लियर चार्ट आ रहा है। तो ये इसको हम एनालिसिस करते हैं, ये पता चलता है हमें कि बेरिश ट्रेंड है इसमें यूएसडी जेपीवाई में। सही है। और दिसंबर 2024 से अब तक जो है वो बेयरिश है, यानी उसके बाद से ये बेयरिश में है। ठीक है, तो आप देखें बेयरिश ट्रेंड अभी तक चल रहा है। हालांकि 4 घंटे का चार्ट है। सही है। देखिए 4 घंटे में डे वन पे और 1 घंटे पे जब आप ट्रेड करते हैं तो आप डे ट्रेडर कहलाते हैं, यानी आपकी ट्रेड एक दिन में, 2 दिन में, मैक्सिमम 1 वीक में आपकी ट्रेड जो है वो आपको रिजल्ट दे देती है। तो इसलिए मैं 4 आवर पे वर्क कर रहा हूँ। अगर आप उससे ऊपर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में आ जाता है। ठीक है, अब ये जो इस पे हम बात करते हैं जीबी यूएसजी जेपीवाई की। सही है। तो अभी आप देखिए बेरिश ट्रेंड में है, और बेरिश ट्रेंड में भी ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है। सही है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे है, जी यूएसडी जेपीवाई। सही है। तो अगर बेयरिश ट्रेंड है तो हम सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। कहाँ देखेंगे? हाई प्राइस पे देखेंगे। तो हाई प्राइस पे ये ऑलरेडी है, लेकिन बात ये अगर देखा जाए ट्रेंड की, तो एक अच्छा खासा ट्रेंड जो है वो आ चुका है। अगर हम इस ट्रेंड में थोड़ा और पहले एंटर होते तो और अच्छा होता, लेकिन क्योंकि हमारे पास एसएल और टेक प्रॉफिट रखने का ऑप्शन मौजूद है, तो हम यहाँ पे भी सेल ले सकते हैं, क्योंकि बेरिश ट्रेंड है और मार्केट जो है वो हाई प्राइस पर है। तो अब अगर मार्केट अपना लोअर लो बनाती है, जैसे इस हाई के बाद मार्केट ने लो बनाया, फिर हाई बना के अगला लो बनाया, फिर हाई बना के अगला लो बनाया,
तो अगर मार्केट ने ये हाई बनाया और उसके बाद वो नेक्स्ट लोअर लो पे जाती है, तो ये हमारे पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट को सेल कर देते हैं। लेकिन सिर्फ सेल करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमें ये देखना होगा कि अगर मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को चेंज कर देती है, बुलिश में एंटर होती है, तो हमें लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप ये देखते हैं कि जब आपने यहाँ पे सेल लगा की एंट्री एग्जीक्यूट की है, तो आप प्रीवियस हाई से ऊपर आप एसएल रखते हैं। तो ये भी एक दोस्त का क्वेश्चन था कि हम एसएल कहाँ रखेंगे, कैसे पता चलेगा। तो प्रीवियस हाई क्या है, ये है, इस प्रीवियस हाई से ऊपर आप एसएल रखें। ठीक है, और जितना एसएल हो उतना टेक प्रॉफिट रखते हैं। सही है, इसको कहते हैं 1:1 का रेशो है। फॉर एग्जाम्पल $10 आपका एसएल है, तो $10 आपका क्या हो जाता है, टीपी हो जाता है। सही है। अच्छा, एक सेकंड, फिर स्टार्ट करो। 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं। चलें, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ट्रेंड जो है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब एंट्री लेते हैं तो हम एसएल रखते हैं प्रीवियस हाई से ऊपर। तो ये क्योंकि अगर बेरिश बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू है, तो इट्स मीन वो नेक्स्ट लोअर लो पे जाएगा। और अच्छा, आपने ये क्वेश्चन किया है इफराज अहमद ने कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एसएल और टीपी डिसाइड कर लिया, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के से कैसे कर किस तरह डिसाइड करेंगे ऐसे। तो देखिए, जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे कि उसमें एसएल और टीपी किस तरह से रखेंगे। अभी हम ट्रेंड लाइन को समझ रहे हैं। ठीक है, और हम बस इस नेक्स्ट जो हमारा है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो आपने क्या करना है कि एसएल जहाँ पे आप रखेंगे, वो उतना ही जो है वो आपने टेक प्रॉफिट रख दिया। इस तरह से ये मैं सेकंड टाइम समझा रहा हूँ आपको ट्रेंड। आप लोग कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ताकि हम जो है वो चीज़ों को रिपीट नहीं करें। अच्छा, ट्रेंड के बाद हम आ जाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती हैं, इनको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये की प्राइस लेवल्स होते हैं जहाँ पे मार्केट जो है वो रिवर्स होती है या पॉज होती है, या तो उसको सपोर्ट मिलती है या उसको रेजिस्टेंस मिलती है। ये कुछ की लेवल्स होते हैं, क्योंकि चार्ट में आपको देखना होता है कि आपने कहाँ पे बाय करना है, आपने कहाँ पे सेल करना है। अब एक शख्स जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को नहीं जानता, और कोई उसको कहता है कि यार आप फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों नहीं करते, तो उसकी कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा यही होती है कि यार पता कैसे चलेगा कि मैंने बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। ठीक है, तो इट्स मीन आपको अगर पता चल जाए कि आपने किस चीज़ को कहाँ पे खरीदना है, किस प्राइस पे और किस प्राइस पे बेचना है, तो इट्स मीन आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो। तो उस उन लेवल्स को जानने के लिए, उन प्राइस के लेवल्स को जानने के लिए हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मदद लेते हैं। ये लेवल बैरियर्स का काम करते हैं प्राइस की मूवमेंट में। अगर मार्केट बेरिश जा रही है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आती है, तो वो एक बैरियर का काम करता है और वहां से मार्केट जो है वो अपसाइड मूव कर सकती है। अगर मार्केट बुलिश है,
और वहां पे कोई एक रेजिस्टेंस लेवल आता है तो वो एक बैरियर का काम करेगा और मार्केट वहां से नीचे आ सकती है। और जब आपको पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ से अपसाइड जा सकती है, कहाँ से प्राइस उसकी बढ़ सकती है, कहाँ से प्राइस उसकी गिर सकती है, तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस किस्म के कितने टाइप्स के होते हैं? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, प्राइस जो है वो रिपीटेडली रिएक्ट करती है ऑन स्पेसिफिक लेवल्स पे। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, सही है। और ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अभी जो हमने बात की है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है, जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो ऊपर आती है, जिसको रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये जो है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसको कहेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहेंगे इसको। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मेरे को ऐसा चार्ट शेयर करने हैं। तो कुछ स्टूडेंट ने किए, बहुत कम लोगों ने, लेकिन ज़्यादा करने नहीं की। तो साथ साथ प्रैक्टिस करें, वरना तो आपका ये कोर्स करना वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मैं आपको जो है वो गोल्ड की एग्जांपल्स देता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये गोल्ड का चार्ट है, सही है। 4 आवर है गोल्ड के चार्ट में। ये फुल जो है वो बुलिश चार्ट हुआ है, सही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ के, क्योंकि हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम 4 घंटे में इतने चार्ट में अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं तो हम एक अच्छी एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल आप देखें, इस लेवल से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आके इसी लेवल से अगेन ऊपर गई, फिर यहाँ पे आके इस लेवल को बकायदा ब्रेक किया। फिर उसके बाद जब इस वापसी गई ऊपर तो इसी लेवल पे आई। कौन सी टाइम आई है? थर्ड टाइम आई है, ठीक है। 1 2 3। तो अगर तीसरी दफा नहीं आई और आपने पहले से देखा हुआ है कि यहाँ ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से मार्केट उठ रही है, ये एक ऐसी प्राइस है जो एक बैरियर का काम कर रही है प्राइस के लिए, ठीक है। तो आप इसी प्राइस से दोबारा अगेन जो है वो यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सही है। रेजिस्टेंस क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिली है, यहाँ से मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिली है, ठीक है। इस लेवल से मार्केट को रेजिस्टेंस मिली है, इस लेवल से ही बैरियर है ना, देखा जाए तो बैरियर है। प्राइस मूव कर रही थी, अचानक इस प्राइस पे जाके नीचे आ गई, फिर इसी प्राइस पे जाके नीचे आ गई और काफी नीचे आ गई उसके बाद, ठीक है। लेकिन जब ब्रेक करती है तो देखें किस तरह से ब्रेक करती है, बकायदा पता चलता है कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। तो ये लेवल्स क्या कहलाते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब क्योंकि ज्यादातर मार्केट जो है वो इस वक्त अ, जिस वक्त ट्रेंड्स चेंज होते हैं ना मार्केट में, उस वक्त जो है वो काफी मार्केट जो है वो डिस्टरबेंस का भी शिकार होती है, ठीक है। और लोगों को लॉसेस भी उस वक्त ज़्यादा होते हैं और एक अनसर्टेनिटी होती है। एक ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा होता है तो वो तो कोई इसमें इश्यू नहीं होता, लेकिन जिस वक्त ट्रेंड ने चेंज होना होता है, रिवर्सल होता है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। अब आप काफ़ी चीज़ों को अगर नोट करें कि चीज़ों में जो है वो रिवर्सल कब आया है, सही है, तो आपको पता चलेगा कि मिड ऑफ जैन आया, मिड ऑफ जनवरी आया। देखिए, यूरो यूएसडी की बात करें, 4 घंटे का चार्ट है, तो इतना ये बेयरिश जा रहा था, मिड ऑफ जनवरी से ये बुलिश हो गया। पाउंड की बात करें तो ये भी जो है वो 6 महीने से बेयरिश था, लेकिन ये फिर यहाँ से बुलिश हो गया। तो कोई मुझे चैट में आप बताए कि ये कौन सा, क्यों ऐसा हुआ मिड ऑफ जैन, कि इतनी बड़ी बड़ी करेंसीज, जो कि यूरो मेजर करेंसी है, जीबीपी मेजर करेंसी है वर्ल्ड की, ठीक है, ये जो है वो क्यों इनके मिड ऑफ जैन के बाद से इनके ट्रेंड क्यों चेंज हुए? कौन सा ऐसा इवेंट हो सकता है जो जियो पॉलिटिकल इवेंट की बात करते हैं?
चैट में बताएं अगर आपको पता है तो। ट्रम्प, बिल्कुल सही है। ट्रम्प की जो ओथ सेरेमनी थी वो थी 20 ऑफ जैन। सही है। और उससे पहले पहले के जो कुछ मामलात थे, चीजें थी, और जो पहले से पता होता है बड़े बैंक्स को कि ऐसा होगा, तो वो अपनी पोजीशंस को, ट्रेंड को समझने के बाद वो इंटर नहीं होते कि बुलिश ट्रेंड हो गया, बेयरिश था, इसने सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, लोअर लो नहीं बनाया। ठीक है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के तौर पे यूज किया, अब इंटर हो। वो यहाँ पे इंटर नहीं होते, यहाँ पे तो रिटेल ट्रेडर इंटर होते हैं। ठीक है। तो जो बैंक्स होते हैं वो उनके लेवल्स ये होते हैं, ये लेवल्स हैं। तो ये एक्यूमुलेशन होती है यहाँ पे। यहाँ पे ऑर्डर्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए प्लेस हो रहे होते हैं। ठीक है। और फिर वो लॉन्ग टर्म ही जाते हैं, फिर वो सालों तक जो है वो उसमें प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बनाते हैं। ठीक है। रिटेल ट्रेडर्स को कंफर्मेशन जाहिर सी बात ही चाहिए होती है। तो 1 वीक कोच सेरेमनी से पहले ही जो है, अगर लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया, बड़े बड़ी कंपनी, बड़े बड़े बैंक्स जो लास्ट 25-50 ईयर्स का डेटा देख रहे होते हैं और नेक्स्ट नेक्स्ट 50-25-100 ईयर्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो ऐसी पोजीशंस पे एंटर होते हैं, और उनके एंटर होने से ही एक रिवर्सल मार्केट में आता है। एक बहुत बड़ी वजह उनका एंटर होना भी होता है। ठीक है, क्योंकि प्राइस किसी भी चीज़ की तब बढ़ती है जब उसकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है। और उसकी सप्लाई कम होती है, तो यहाँ पे जब डिमांड बढ़ी और यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुई है, तो फिर उसकी प्राइस जो है वो बढ़ी है। इतने बेरिश ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है, बगैर वॉल्यूम के रिवर्सल आ नहीं सकता। ठीक है। तो ये जियो पॉलिटिकल इवेंट है। अब इसमें अगर रिटेल ट्रेडर भी इतना चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, तो वो भी इन पोजीशंस पे एंटर हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर रिटेल ट्रेडर इतना एनालिसिस करे। लेकिन होता ये है कि रिटेल ट्रेडर, क्योंकि चीज़ों को उसने समझा हुआ नहीं होता, नॉलेज भी नहीं होती, और डे टू डे वो प्लस माइनस में लगा रहता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चीज़ों को आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके, देख सके। ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताई है, एक छोटे से स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया कि ये सपोर्ट क्या होती है, इस तरह की सपोर्ट होती है। सही है, जो आगे भी सपोर्ट का काम करती है, और ये जो है वो रुकावट होती है, रेजिस्टेंस होती है, और यही रेजिस्टेंस आगे भी इन्हीं लेवल्स पे मार्केट जो है वो इन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रही होती है। इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं चाह रहा हूँ कि और किसी चार्ट में भी हम देखें। ठीक है। हाँ सही है। तो देखें, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये लेवल देख सकते हैं, ये लेवल देख सकते हैं, ये दो। ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो इस लेवल से नीचे आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर इस लेवल से नीचे आई, अगेन इसी लेवल पे है। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, तो आप इस लेवल से जाहिर सी बात है मार्केट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है। रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं, सपोर्ट पे हम बाय करते हैं। तो रेजिस्टेंस पे मार्केट है, और यहाँ पे आप सेल करते हैं। सेल करने के बाद अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि सब एसएल और टेक प्रॉफिट कहाँ लगाते हैं। ठीक है। तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ना, ये जोन होते हैं, ये कभी भी एक प्राइस नहीं होती। तो जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, तो आपने उसमें इस तरह का लेवल ड्रॉ करना है। सही है। लेवल हमेशा जोन बनाना है, ताकि आपने जो है वो एक प्राइस, तो ये जोन है। इस जोन ये जोन पहले जो है वो सपोर्ट का काम इसने किया है। ये देखें, सपोर्ट हुई है, यहीं से मार्केट दोबारा उठी है और यहाँ पे आके ब्रेक हो गई, और अब जो है वो इसने रेजिस्टेंस का काम, तो ये रेजिस्टेंस है। अब आप देखें कि अगर हम ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, तो हर चार्ट में हमें एंट्री नजर आ रही है। ठीक है।
जिस भी चार्ट को हम ओपन करके थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें उसमें एंट्री पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे जब आप देखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे मार्केट है, AUD USD की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, अमेरिकन डॉलर। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे सेल लेते हैं क्योंकि बहुत अच्छी रेजिस्टेंस पे आपको प्राइस मिल रही है, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो मार्केट यहाँ से इस इसको रिस्पेक्ट करेगी इस जोन को, और मार्केट का नेक्स्ट मूव जो है वो ये होगा। सही है। या फिर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी और नेक्स्ट मूव आप मार्केट का ये होगा। ये दोनों चीजें हो सकती, ठीक है। ट्रेडिंग में इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कि आप प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं कि किस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं, उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, हर चीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो लेकिन दोनों चीज़ें सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट जो है वो इसको रिस्पेक्ट करके नीचे जाए, ये भी हो सकता है। और ये मार्केट यहाँ से इसको जो है वो ब्रेक करके अप साइड चले जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो हम ऐसी सिचुएशन में देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस को भी साथ में देखते हैं कि क्या AUD की कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है जिसकी वजह से वो इस लेवल को ब्रेक कर दे या नहीं। तो या USAUD की कोई ऐसी वीक न्यूज़ है जिसकी वजह से इस लेवल से मार्केट AUD जो है वो वीक हो जाए डॉलर के अगेंस्ट। तो हम टेक्निकल एनालिसिस के जरिए लेवल्स को देखते हैं, उन लेवल्स, उन प्राइस के उनकी लेवल्स को देखते हैं जहाँ से प्राइस जो है वो हमें प्राइस की मूवमेंट का पता चल जाए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज अ बैरियर काम कर रहे हैं, तो हम रेजिस्टेंस को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि प्राइस की जो है वो यहाँ से एक ये लेवल है रेजिस्टेंस का जो एक बैरियर साबित हो सकता है, और मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर भी जा सकती है। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि क्योंकि अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, और चांसेस है कि मार्केट यहीं इसी लेवल से नीचे आए, तो आप यहाँ पे सेल की पोजीशन ओपन करते हैं, नंबर वन। जैसी सेल की पोजीशन ओपन करते हैं तो आप प्रीवियस हाई से ऊपर, प्रीवियस हाई से ऊपर या प्रीवियस रेजिस्टेंस से ऊपर एसएल रखते हैं। अब ये 1 घंटे का चार्ट है तो ये एसएल इतना ज़्यादा होगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन आप जब मार्केट ओपन होगी तो आप ट्रेड लगा के देख सकते हैं कि 0.01 पे ये एसएल कितना बन रहा है, ठीक है। $10, $15 या $5 जितना भी बन रहा है, आई थिंक कम ही बनेगा क्योंकि AUD के पिप्स जो है वो काफ़ी कम होते हैं। ये आपने एसएल रख दिया प्रीवियस हाई से ऊपर, क्यों क्यों रखा कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती भी है तो हो सकता है इस लेवल से जो है वो नीचे आ जाए, ठीक है, या फेक ब्रेकआउट करके नीचे आ जाए। कम से कम आपका जो है वो एसएल यहाँ पे हो गया, जितना आपका एसएल होगा उतना आपका टीपी होगा, यानी 1:1 का रेशो होगा। सही है। या तो यहाँ से एसएल हो जाएगा या तो आपका टेक प्रॉफिट हो जाएगा। सही है। तो जब भी आप एंट्री लेंगे तो आपने एसएल और टेक प्रॉफिट लाजमी रखना है। तो अब आप देखिए कि हर चार्ट हम खोल रहे हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई एंट्री मिल रही है। सही है। तो इसी में ये 1 घंटे का है, 4 घंटे का चार्ट कर देते हैं। सही है। यहाँ पे आप देखें आपको लेवल्स नजर आ रहे होंगे। हाँ, ये लेवल है जो सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। ये लेवल है जो कि क्या है, सपोर्ट का लेवल। यहाँ से मार्केट क्या हो रही है। अच्छा, एक चीज और मैं समझाता हूँ, ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अभी आप जाके खुद ड्रॉ करें। इसमें एक माइनर सपोर्ट होती है, एक मेजर सपोर्ट होती है। तो जो बीच बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही होती है उसको हम माइनर सपोर्ट कहेंगे। और जो एक ऐसे लेवल्स पे बन रही होती है जो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है, तो उसको मेजर सपोर्ट कहेंगे। अगर इस चार्ट में हम देखें तो ये वाला जो लेवल है, ये वाला, ये मेजर सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये मेजर सपोर्ट है। लेकिन अगर इस वाले इसको देखते हैं तो हम ये इसको माइनर सपोर्ट भी कह सकते हैं, या बीच बीच में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही होती है।
आपने देखना होता है कि आप मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर कर सक करते हैं, ताकि चांसेस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत ज़्यादा हो। अब आपका नेक्स्ट टास्क ये है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है डिफरेंट चार्ट्स पे। अच्छा, इसके बाद होता क्या है कि जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो आप उन लेवल्स पे मार्केट के आने का वेट करते हैं। ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप वेटिंग कहते हैं ना, वेटिंग सबसे ज्यादा वेटिंग है, पेशेंस, सबर है। तो सबर यही है कि जब आपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए, आपने यहाँ पे आने का वेट करना है। आपने देख लिया ये जो है वो एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो इसी रेजिस्टेंस पे आने का आप वेट करेंगे, और यहाँ पे जब मार्केट आ जाएगी तो आप सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं आती तो छोड़ देंगे। मान लें आप सोच रहे हैं यहाँ से हम सेल करेंगे, लेकिन मार्केट यहीं से नीचे चली जाती है, आप बोले कोई मसला नहीं, लेकिन जो मेरा रूल है मैं उसी को फॉलो करूंगा। अगर यहाँ पे आती तभी मैं सेल करता, नहीं आती, नहीं आई, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ठीक है। इन्हीं चीज़ों को, देखिए बेस तो यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब इन चीज़ों को आगे जाके जो है वो ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है। ठीक है। तो उसमें कुछ उसकी जो है और मजीद कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिससे जाके वो क्या बन जाता है कि ये जो है वो ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। लेकिन अगर बेसिकली बहुत ज़्यादा देखा जाए, कि बेसिक को देखा जाए, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या की लेवल्स को ही बता रहे होते हैं सारे कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट आपको प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने का बता रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब आपका खास असाइनमेंट ये है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट चार्ट्स में डिफरेंट टाइम जोन में ड्रॉ करें, और मुझे जो है वो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि मैं देख लूँ आपने सही ड्रॉ किया है या नहीं, और मुझे भी पता चले कि हम जो क्लासेस कर रहे हैं उसका बेनिफिट हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये देखिए ये रेजिस्टेंस आ गया। सही है। इसी तरह से ये आपका ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ गया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। अब आपको यहाँ पे दो एंट्रीज तो मिल गई। एक ही है कि अगर सब ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आती है तो हम बाय कर सकते हैं, और अगर इस रेजिस्टेंस पे आती है तो सेल कर सकते हैं विद एसएल। ठीक है, एसएल के साथ। और ऐसा नहीं है कि एसएल हो जाता है तो खत्म। एसएल के बाद भी आप एक अच्छी एनालिसिस करके, एसएल तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छी मूव ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ट्रेडली सेल की, एसएल रखा, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, आपका एसएल हो गया, कोई इशू नहीं है। अब आप देखें कि नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा। या तो मार्केट फेक ब्रेकआउट करके वापसी नीचे आ जाएगी, या वो मार्केट इस लेवल को अगेन टेस्ट करेगी। ठीक है। यहाँ से मार्केट गई, और यहाँ पे आपने सेल लिया, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब आपने मजीद देखना है, एसएल होने के बाद वेट करना है कि मार्केट हो सकता है इस लेवल को रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से बुलिश चले जाए। ठीक है, इस जोन को तोड़ के। तो जब आपने एसएल के बाद सिर्फ वेट किया, और आप एक कंफर्मेशन के बाद अगेन एंट्री लेंगे, तो एसएल तो समझ में, यहाँ से यहाँ तक एसएल था ना आपका, तो यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ से यहाँ तक एसएल तो यही कवर हो गया, लेकिन आप एक अच्छी मूव जो है वो ले सकते हो। ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि एसएल के बाद घबरा जाते हैं, और वो रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है कि अगर उनका मिसाल के तौर पे यहाँ पे आने के बाद सेल किया, सेल की एंट्री ली, $10 का एसएल था, $10 एसएल हो गया, तो बोलते हैं अब रिवेंज लेने के लिए वो यहाँ पे बाय कर देते हैं, ताकि रिकवरी हो जाए। अब रिकवरी नहीं होती, बल्कि अगेन $10 का एसएल हो जाता है, अब 20 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से उनकी जो है वो डाउन स्टार्ट हो जाता है, डाउनफॉल। ये आपने क्या करना होता है, पेशेंस। जब आपने की लेवल्स ड्रॉ कर लिए, अब आप उन लेवल्स पे आने का वेट करेंगे। जब उस लेवल पे मार्केट आएगी, तो आप अच्छे से फंडामेंटली चीज़ों को भी देखेंगे कि उस लेवल के ब्रेक होने के चांसेस कितने हैं, उस लेवल के रिस्पेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। फंडामेंटल को, टेक्निकल को देखने के बाद आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। एसएल रखेंगे, टीपी रखेंगे, और छोड़ देंगे। या तो एसएल होगा या तो टीपी होगा। एसएल होता है, टीपी होता है, आपने कोई रिएक्ट नहीं करना होता है इस पे, क्योंकि ये आपका डेली का एक वर्क है।
ठीक है, पार्ट ऑफ वर्क है ये आपका। तो आप नेक्स्ट चार्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं, इस तरह से आप ट्रेड करते रहते हैं और ये आपका काम चलता रहता है। एसएल हो गया तो आपने उसको उस पर अफसोस नहीं करना होता कि मेरा एसएल हो गया। और अगर टेक प्रॉफिट हो गया तो उसमें आप खुश भी नहीं हो कि आज मुझे प्रॉफिट हो गया। इसको आप पार्ट ऑफ वर्क समझ के पूरे महीने काम करते रहें और एट द एंड ऑफ द मंथ आप देखें कि आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। इससे आपके इमोशंस भी कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है, आप डिसिप्लिन भी रहेंगे, और इसको आप एक प्रॉपर वर्क समझेंगे, जिस जो आप अपनी जॉब्स में जॉब को समझते हैं, ठीक है, उसमें आप पूरे 30 दिन काम करते हैं और आपको जो है वो उसके एट द एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट मिल जाता है सैलरी की सूरत में। तो इसको भी अगर आप इस तरह से एक काम समझ के करेंगे विदाउट इमोशंस, तो आप और मंथ एंड पे जो आपको मिलेगा उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे खुशी खुशी। और अगर आपको मंथ एंड के लॉस होता है तो आप अपनी गलतियों से सीख के नेक्स्ट मंथ को बेहतर प्लान करेंगे, ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, ज़्यादा चीज़ों को सीख के करेंगे। ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती हैं। अच्छा, साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको लॉस होता है, मिसाल के तौर पे लाइव ट्रेडिंग में या डेमो में, तो आपने लाजमी आपको डिस्कस करना चाहिए उनसे जिनसे आपने सीखा है, या आप जिससे भी डिस्कस करना चाहें जिसको नॉलेज हो उससे आपने डिस्कस करना होता है। ज़्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते और वो गलतियां करते रहते हैं और फिर लॉस हो जाता है। तो अगर वो सही टाइम पे डिस्कस कर लें किसी भी प्रॉब्लम को प्रोफेशनल शख्स से, तो वो जल्दी डायग्नोस हो जाता है कि मसला क्या है। और अगर नहीं करते तो आगे जाके वो जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम बनती है जिसका रिजल्ट जो है वो सिर्फ लॉस होता है। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि जो लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम करता है, ब्रेक होने के बाद वही सपोर्ट का काम करता है। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और जो लेवल सपोर्ट का काम करता है, ये लेवल सपोर्ट है, नेक्स्ट टाइम जब ये ब्रेक हो जाता है तो यही क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। तो इसको रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो इसकी मिसाल मैंने यहाँ पे दी है आपको कि अगर मार्केट में इस तरह से होता है कि ये सपोर्ट ब्रेक रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, तो मार्केट इसी को एज अ सपोर्ट यूज करती है आगे के लिए। सही है। और अगर कोई लेवल जो कि सपोर्ट था, मिसाल के तौर पे ये सपोर्ट है, तो यहाँ पे मार्केट आती है और ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, ठीक है, तो यही सपोर्ट जो है वो काम करेगी एज अ रेजिस्टेंस नेक्स्ट प्राइस, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम यही जो है वो एज अ रेजिस्टेंस ये लेवल यूज होता है। इस तरह से मार्केट मूव करती है। एक चीज होती है जिसको कहते हैं बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा और मार्केट में प्रीवियस चार्ट में जाके आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा होता भी है या नहीं। तो उसको कहते हैं बैक टेस्टिंग। तो आप लोग बैक टेस्टिंग करें, चेक करें इसमें चार्ट्स में जाके कि कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट पैटर्न बना है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस वाला काम हुआ है, ये चेक कर लिए जाके आप। ठीक है, तो देखें ये भी एक AUD JPY सही। इसको भी हम देखें, इसकी भी एनालिसिस करके हम जो है वो एक अप ट्रेंड ले सकते हैं। 4 घंटे पे देखते हैं इसको। हाँ, ये जो है वो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको डबल बॉटम कहते हैं। ये भी रिवर्सल पैटर्न है, तो इस पे भी हम आते हैं। खैर, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाई है। अब इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने पड़ेंगे। टाइम फ्रेम 1 आवर H1 एंड डे 1 पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इन चीज़ों को देखें। जैसे यहाँ पर है रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेक हो गई और ये इसी ने बाद में सपोर्ट का काम किया, ठीक है, ये सपोर्ट थी। सही है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आपको नजर आती है, यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो इस ये प्राइस क्या कर रही थी, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक होता है तो यही क्या बन जाता है,
सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बताया है। कुछ चीजें यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाउ टू यूज सपोर्ट रेजिस्टेंस इन ट्रेडिंग। सपोर्ट पे हम बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, ब्रेकआउट का वेट करेंगे फॉर पोटेंशियल ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कि अगर मार्केट किसी ऐसे लेवल पे है जैसे कि इस चार्ट में नजर आ रहा है, ठीक है, तो हम वेट कर सकते हैं कि या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, और अगर ब्रेक करती है, कंफर्मेशन मिलती है, रिटेस्ट होता है, तो हम बाय में एंटर हो जाते हैं। और हम वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है वो इसको रिस्पेक्ट करती है, यानी यहाँ से फिर नीचे आती है, तो हम इसका वेट करके एंट्री लेते हैं। यूज दिस लेवल टू सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। अगर आपने किसी पोजीशन पे एंट्री ली है, तो आप इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को यूज कर सकते हैं अपने एसएल रखने के लिए। कि अगर आपने कहीं एंट्री ली है और आपको एसएल रखना है, बाई की एंट्री है, तो आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे सपोर्ट कौन सी है, उससे नीचे आप एसएल रखते हैं, ताकि अगर मार्केट वहां पे आती है तो बहुत मुमकिन है उस सपोर्ट से मार्केट जो है वो रिवर्स बैक हो जाए और आपका एसएल ना हो। और अगर आपने एसएल नहीं रखा तो हो सकता है कि बहुत मुमकिन है आप उसी लेवल पे आने के बाद उसको क्लोज कर दें और वहां से वो रिवर्स हो जाए। तो ये था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या अब तक के जो हमने डिस्कस किया उसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको आवाज़ आ रही है मेरी सबको? सही है, तो आपको क्लैरिटी है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। हम एक अच्छा सपोर्ट लेवल किस तरह ड्रॉ करेंगे, आगे शेयर कर। देखिए सिंपल है। जब आप किसी भी चार्ट को देखते हैं तो आप उसको डिफरेंट टाइम फ्रेम में देखेंगे। मैंने आपके साथ सपोर्ट लेवल ही तो बनाए। ठीक है, जहां आप देखेंगे, ये देखें, ये सपोर्ट लेवल इसी तरह से तो बनते हैं कि जहाँ पे आपको लगता है कि मार्केट बार बार जो है जहाँ से ऊपर आ रही है, ठीक है, उसको बैरियर मिल रहा है, तो उसको जो है वो इस तरह से लेवल बना लेते हैं। ठीक है, इसका तरीका ये होता है कि आपने जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी भी चार्ट पे जाते हैं, हम किसी और चार्ट पे जाते हैं। सही है, ये भी इसको देख लेते हैं। ठीक है, रिमूव करते हैं। तो अगर ये चार्ट है, यहाँ पे आप बताएं कि सपोर्ट कहाँ बनाएंगे। यहाँ बनाएंगे तो बन गया लेवल। ठीक है, तो आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, उसको जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद ये लेवल्स आप जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इस तरह से आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, आज की क्लास को फिर हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा कम से कम कितने डॉलर से शुरू करना चाहिए। देखिए ये तो डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में आप डेमो प्रैक्टिस करें। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए चीज़ें। और उसके बाद आप $100 से स्टार्ट कर दें, $200 से स्टार्ट कर दें। ठीक है, ताकि आपको जो अगर लॉस भी होता है तो ज़्यादा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे। और कैंडल स्टिक हमारा बाकी है, टेक्निकल एनालिसिस का, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह हम ईद के बाद, ईद के बाद जो नेक्स्ट
इस पहले मैं रिकॉर्डिंग को